वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग इंडियन विल्डरनेस। माय नेम इज सिद्धार्थ और आज हमें जिम कॉर्बेट में आए 1 दिन पूरा हो चुका है। टाइगर की तलाश जारी है। 2 हादसों के बाद आज हम देख रहे हैं कि ठंड में जिम कॉर्बेट में क्या वाक़ई मैन ईटर हो जाता है। तो हम जिम कॉर्बेट में घूमेंगे, मोहान गाँव में हम रुके हुए हैं और इंतज़ार है कि टाइगर कब अपनी झलक दिखाएगा, कब हमें टाइगर के दीदार होंगे। मीनवाइल हम कुछ पुरानी कहानियों को याद करेंगे मोहान गाँव से जुड़ी और उन कहानियों में सबसे आगे आती है द मैन ईटर ऑफ मोहान बाय जिम कॉर्बेट हिमसेल्फ। तो आइए उस कहानी को फिर से एक बार ताज़ा करते हैं, शुरू करते हैं। द मैन ईटर ऑफ मोहान। हिमालय में हमारे गर्मियों के घर से 18 मील की दूरी पर पूर्व और पश्चिम की ओर एक लंबी पहाड़ी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 9000 फीट है। इस पहाड़ी के पूर्वी छोर की ऊपरी ढलानों पर जई घास की शानदार वृद्धि होती है। इस घास के नीचे पहाड़ी चट्टानों की एक श्रृंखला में नीचे कोसी नदी तक गिरती है। एक दिन रिज के उत्तरी भाग में गांव की महिलाओं और लड़कियों का एक समूह जई घास काट रहा था, जब अचानक उनके बीच एक बाघ प्रकट हुआ। इसके बाद उनके बीच भगदड़ हुई और एक बुजुर्ग महिला का पैर फिसल गया। वह खड़ी ढलान से लुढ़क गई और चट्टान के नीचे गायब हो गई। महिलाओं की चीखों से स्पष्ट रूप से भयभीत बाघ भी उसी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया जैसे वह दिखाई दिया था। और जब महिलाएं फिर से इकट्ठा हुई और अपने डर से उभरी, तो वे घास की ढलानों से नीचे उतरी और चट्टानों के ऊपर से झांकते हुए उन्होंने अपने साथी को उनसे कुछ दूरी पर एक संकरी चट्टान पर लेटा हुआ देखा। महिला ने बताया कि वह बुरी तरह घायल हो गई थी। बाद में पता चला कि उसका एक पैर टूट गया था और कई पसलियां टूट गई थी और वह हिल नहीं सकती थी। बचाव के तरीकों और साधनों पर चर्चा की गई और अंत में यह तय किया गया कि यह पुरुषों का काम है। और जब कोई भी मौके पर रहने को तैयार नहीं हुआ, तो उन्होंने घायल महिला को बताया कि वे मदद के लिए गांव वापस जा रहे हैं। महिला ने अकेले ना छोड़े जाने की विनती की और उसके आग्रह पर 16 साल की एक लड़की उसके साथ रहने के लिए तैयार हो गई। इसलिए जब बाकी लोग गांव के लिए निकल पड़े, तो वह लड़की दाईं ओर नीचे चली गई, जहां चट्टान में एक दरार ने उसे चट्टान पर पैर रखने में सक्षम बनाया। यह चट्टान चट्टान के सामने केवल आधी दूरी तक फैली हुई थी और जहां महिला लेटी हुई थी, वहां से कुछ गज की दूरी पर एक उथले गड्ढे में समाप्त हो गई। इस डर से कि वह चट्टान में गिर सकती है और सैकड़ों फीट नीचे चट्टानों पर मर सकती है, महिला ने लड़की से उसे इस गड्ढे में ले जाने के लिए कहा और लड़की ने इस कठिन और खतरनाक काम को सफलतापूर्वक पूरा किया। गड्ढे में सिर्फ एक के लिए जगह थी, इसलिए लड़की महिला के सामने की चट्टान पर बैठ गई, जैसा कि सिर्फ एक भारतीय ही बैठ सकता है। गांव 4 मील दूर था और वह एक बार फिर चट्टान पर खड़ी दोनों महिलाओं ने अनुमान लगाया कि उनके साथियों को गांव वापस पहुंचने में कितना समय लगेगा। दिन के उस समय गांव में उन्हें कौन-कौन से लोग मिल सकते हैं, जो कुछ हुआ था उसे समझाने में कितना समय लगेगा और अंत में बचाव दल के आने में कितना समय लगेगा। बातचीत फुसफुसाते हुए चल रही थी, इस डर से कि कहीं आसपास बाघ छिपा हो और उन्हें सुन ना ले। और फिर अचानक महिला ने एक गहरी सांस ली और लड़की ने उसके चेहरे पर डर के भाव और जिस दिशा में वह देख रही थी, उसे देखकर अपना सिर घुमाया और अपने कंधे के ऊपर से बाघ को चट्टान की दरार से चट्टान की ओर कदम बढ़ाते हुए देखा। मुझे लगता है कि हम में से बहुत कम लोग उस सबसे बुरे सपने से बच पाए हैं, जिसमें हमारे अंग और स्वर तंत्र भय से लकवाग्रस्त हो जाते हैं। कोई भयानक जानवर राक्षसी रूप में हमें नष्ट करने के लिए आता है। ये एक बैड ड्रीम, दुस्वप्न जिससे हर रोम से भय से पसीना बहता हुआ। हम भगवान को धन्यवाद देते हुए जागते हैं कि यह केवल एक सपना था। उस दुर्भाग्यपूर्ण लड़की के दुस्वप्न से ऐसा कोई सुखद जागरण नहीं था और दृश्य को चित्रित करने के लिए बहुत कम कल्पना की आवश्यकता है। एक चट्टानी चट्टान जिसके बीच से एक संकरी चट्टान गुजरती है और एक छोटे से गड्ढे में समाप्त होती है, जिसमें एक घायल महिला लेटी हुई है, एक छोटी लड़की जो आतंक से जमी हुई है चट्टान पर बैठी हुई है और एक बाघ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है। हर दिशा में पीछे हटने का रास्ता बंद है और कोई मदद हाथ में नहीं है। मोती सिंह, मेरा एक पुराना दोस्त, गांव में एक बीमार बेटी से मिलने गया था। जब महिलाएं ऊपर पहुंची और वह बचाव दल का नेतृत्व कर रहा था, जब यह दल घास की ढलान से नीचे गया और चट्टान के ऊपर देखा, तो उन्होंने महिला को बेहोशी की हालत में पड़ा देखा और चट्टान पर खून के छींटे देखे। घायल महिला को वापस गांव ले जाया गया और जब वह होश में आई और उसने अपनी कहानी बताई, तो मोती सिंह मेरे पास 18 मील की अपनी पैदल यात्रा पर निकल पड़ा। वह 60 से अधिक उम्र का बूढ़ा आदमी था, लेकिन उसने यह संकेत देखा कि वह थका हुआ है और उसे आराम की आवश्यकता है। इसलिए हम दोनों ने मिलकर जांच पड़ताल की।
लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि 24 घंटे बीत चुके थे और बाघ के पास उस बहादुर युवती के पास जो अपने घायल साथी के साथ रहने के लिए अपनी इच्छा से आई थी, केवल हड्डियों के कुछ टुकड़े और उसके फटे और खून से सने कपड़े बचे थे। यह बाघ द्वारा मारा गया पहला इंसान था जिसे बाद में सरकारी रिकॉर्ड में महान आदमखोर के रूप में मान्यता मिली। लड़की को मारने के बाद बाघ सर्दियों के लिए कोसी घाटी में चला गया। रास्ते में उसने अन्य लोगों के अलावा पीडब्ल्यूडी के 2 लोगों और हमारे विधान परिषद सदस्य की बहू को भी मार डाला। जैसे जैसे गर्मियां नजदीक आती गई, वह अपने पहले शिकार की जगह पर वापस लौटा और उसने कई वर्षों तक उसका इलाका काकरी घाट से लेकर गर्जिया तक कोसी घाटी में ऊपर नीचे फैला रहा, लगभग 40 मील की दूरी, जब तक कि उसने अंततः मुहान के ऊपर की पहाड़ी पर कार्तकनौला नामक गांव के निकट अपना ठिकाना नहीं बना लिया। कुमाऊं मंडल में उस समय सक्रिय 3 आदमखोर बाघों को उनके इंपॉर्टेंस के हिसाब से वर्गीकृत किया गया है। पहला चौगढ़, नैनीताल जिला, दूसरा मोहान, अल्मोड़ा जिला, तीसरा कांडा, गढ़वाल जिला। चौगढ़ बाघ का पता चलने के बाद अल्मोड़ा के डिप्टी कमिश्नर बैंस ने मुझे याद दिलाया कि सम्मेलन में किया गया मेरा वादा केवल एक बाघ ही पूरा हुआ। उन्होंने बताया कि बाघ हर दिन अधिक सक्रिय और अधिक खतरनाक होता जा रहा है और पिछले सप्ताह उसने कर्तनकोला गांव के 3 लोगों को मार डाला था। बैंस ने अब मुझे इसी गांव में जाने का सुझाव दिया। जब मैं चौगढ़ बाघ से उलझा हुआ था, तब बैंस ने कुछ खिलाड़ियों को कार्तनकोला जाने के लिए राजी कर लिया था। हालांकि वे मानव और जानवरों के शिकार पर बैठे थे, वे आदमखोर से संपर्क करने में असफल रहे और रानीखेत में अपने डिपो पर लौट आए। बैंस ने मुझे बताया कि अब मुझे मैदान पर अकेले रहना चाहिए, एक बहुत ही आवश्यक एहतियात, क्योंकि नरभक्षी का शिकार करते समय नसें कमजोर हो जाती हैं और जब 2 या 2 से अधिक समूह एक ही जानवर का शिकार करते हैं तो दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं होती हैं। यह मई के एक झुलसाने वाले गर्म दिन की बात है, जब मैं, मेरे 2 नौकर और 6 गढ़वालियों को, जिन्हें मैं नैनीताल से अपने साथ लाया था, रामनगर में दोपहर की ट्रेन से उतरे और कार्तकनौला के लिए अपनी 24 मील की पैदल यात्रा पर निकल पड़े। हमारा पहला पड़ाव केवल 7 मील का था, लेकिन गर्जिया पहुंचने से पहले शाम हो गई थी। बैंस का पत्र मिलने पर मैं जल्दबाजी में घर से निकला था। कोसी नदी के दूर किनारे पर गर्जिया में कई 100 फीट ऊंची एक चट्टान है और जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था तो मैंने सुना कि मुझे लगा कि चट्टान से नीचे चट्टानों पर पत्थर गिर रहे हैं। यह आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जैसी 2 पत्थरों को जोर से टकराने से निकलती है। कुछ समय बाद इस आवाज ने मुझे चिंतित कर दिया, क्योंकि गर्म रात में आवाजें चिंतित कर देती हैं। और चूंकि चांद निकल चुका था और रोशनी इतनी अच्छी थी कि सांपों पर पैर रखने से बचा जा सकता था, तो मैंने अपना शिविर छोड़ दिया और जांच करने के लिए निकल पड़ा। मैंने पाया कि यह आवाज सड़क के किनारे दलदल में रहने वाले मेंढकों के एक समूह द्वारा की जा रही है। मैंने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जमीन, पानी और पेड़ों पर रहने वाले मेंढकों को अजीब अजीब आवाजें निकालते हुए सुना है। अगली सुबह बहुत जल्दी निकलकर सूरज के गर्म होने से पहले हमने मोहान तक 12 मील की यात्रा की और जब मेरे आदमी अपना खाना पका रहे थे और मेरे नौकर अपना नाश्ता तैयार कर रहे थे, बंगले के चौकीदार, 2 वन रक्षक और मोहान बाजार के कई लोगों ने मुझे नरबख्शी की कहानियां सुनाकर मनोरंजन किया, जिसमें से सबसे हालिया कहानी कोसी नदी में मछली पकड़ने वाले एक मछुआरे के कारनामे से संबंधित थी। वन रक्षकों में से एक ने इस कारनामे का गौरवशाली नायक होने का दावा किया और उसने बहुत ही सचित्र वर्णन किया कि कैसे वह एक दिन मछुआरों के साथ बाहर गया था और नदी में एक मोड़ पर वे नरबख्शी से आमने सामने आ गए थे और कैसे मछुआरे ने अपनी छड़ी फेंक दी थी और वन रक्षक के कंधे से राइफल छीन ली थी और कैसे वे बाघ को अपने पीछे पीछे देखकर अपनी जान बचाने के लिए भागे थे। क्या तुमने पीछे मुड़कर देखा? मैंने पूछा। नहीं साहब, उसने मेरी अज्ञानता पर दया करते हुए कहा। एक आदमी जो एक आदमखोर से अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, वह पीछे मुड़कर कैसे देख सकता था? और कैसे मछुआरा जो एक सिर के बल आगे चल रहा था, घास के एक घने टुकड़े में एक सो रहे भालू के ऊपर गिर गया था, जिसके बाद बहुत अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई थी और भालू सहित हर कोई अलग अलग दिशाओं में भाग गया था और मछुआरा रास्ता भटक गया था और कैसे लंबे समय के बाद मछुआरा आखिरकार बंगले में वापस आ गया था और उससे वन रक्षक से बहुत कुछ कहा था कि वह उसकी राइफल लेकर भाग गया था और उसे एक नरबख्शी बाघ और एक गुस्सैल भालू से निपटने के लिए खाली हाथ छोड़ गया था। वन रक्षक ने यह कहकर अपना वर्णन समाप्त किया कि मछुआरा अगले दिन मोहान को यह कहते हुए छोड़ गया था कि भालू पर गिरने से उसके पैर में चोट लग गई थी और वैसे भी कोसी नदी में कोई मछली नहीं थी जिसे पकड़ा जा सके। तो दोपहर तक हम अपनी यात्रा जारी रखने के लिए तैयार थे और हमें विदा करने के लिए इकट्ठा हुई छोटी भीड़ को कई चेतावनियों के साथ कि हमारे सामने घने जंगल से गुजरते हुए नरबख्शी पर कड़ी नजर रखें, हमें कार्तकनौला की ओर अपनी 4000 फीट की चढ़ाई पर निकल पड़े। हमारी गति धीमी थी क्योंकि मेरे आदमी भारी सामान ले जा रहे थे
और रास्ता अत्यधिक खड़ा था और गर्मी भयानक थी। कुछ समय पहले ऊपरी गांव में कुछ उपद्रव हुआ था, जिसके कारण नैनीताल से एक छोटा पुलिस बल भेजना जरूरी हो गया था और मुझे सलाह दी गई थी कि मैं अपने और अपने आदमियों के लिए जो कुछ भी जरूरी हूं उसे अपने साथ ले जाऊं, क्योंकि परिस्थितियां अशांत थी और इस कारण स्थानीय स्तर पर कोई भी सामान प्राप्त करना संभव नहीं था। यही कारण था कि मेरे आदमी भारी सामान ढो रहे थे। कई पड़ावों के बाद हम देर दोपहर में खेती की जमीन के किनारे पहुंचे और क्योंकि अब मेरे आदमियों के लिए आदमखोर से पकड़े जाने का और कोई खतरा नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें छोड़ दिया और अकेले ही फॉरेस्टर्स हट की तरफ चल पड़ा, जो मुहान से दिखाई देता है और जिसे फॉरेस्ट गार्ड ने मुझे कार्तकनौला में मेरे ठहरने के लिए सबसे अच्छी जगह के रूप में बताया था। झोपड़ी मोहान के ऊपर एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर है और जब मैं पहाड़ी के ऊपर से गुजरने वाली सड़क के समतल हिस्से से होते हुए उसके पास पहुंचा तो एक मोड़ पर एक खड्डे में कुछ घनी झाड़ियां हैं। मैंने एक महिला को लकड़ी के एक नाले से बहते पानी से मिट्टी के घड़े में पानी भरते हुए देखा। मुझे लगा कि रबड़ के तलवे वाले जूते पहनकर मेरे आने से वह डर जाएगी, इसलिए मैंने उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए खांसा। मैंने देखा कि जैसे ही मैंने यह किया वह जोर से खांसने लगी और उसने कुछ गज दूर जाकर सिगरेट जलाने के लिए मैं रुक गया। 1 या 2 मिनट बाद मैंने बिना सर घुमाए पूछा कि क्या यह सुनसान जगह पर किसी के लिए भी रहना सुरक्षित है, और थोड़ी हिचकिचाहट के बाद महिला ने जवाब दिया कि यह सुरक्षित नहीं है, लेकिन पानी लाना होगा, और क्योंकि घर में उसके साथ जाने वाला कोई नहीं था इसलिए वह अकेली आई थी। क्या वहां कोई पुरुष नहीं था? हाँ, वहां एक पुरुष था, लेकिन वह खेतों में हल चला रहा था और वैसे भी पानी लाना महिलाओं का काम है। घड़ा भरने में कितना समय लगेगा? बस थोड़ा और। महिला का डर और शर्मीलापन दूर हो गया था और अब मुझसे कड़ी पूछताछ की जा रही थी। क्या मैं पुलिस वाला था? नहीं। क्या मैं वन अधिकारी था? नहीं। तो मैं कौन था? बस एक आदमी। मैं क्यों आया था? कार्तकनौला के लोगों की मदद करने के लिए, मदद करने की कोशिश करने के लिए। किस तरह से? नरभक्षी को गोली मारकर। मैंने नरभक्षी के बारे में कहां सुना था? मैं अकेला क्यों आया था? मेरे आदमी कहां थे? कितने लोग थे? मैं कब तक रुकूंगा? वगैरह वगैरह। घड़ा तब तक भरा हुआ नहीं माना जाता था जब तक कि महिला अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट नहीं कर लेती, और जब वह मेरे पीछे चल रही थी उसने पहाड़ी के दक्षिणी भाग से नीचे की ओर जाती हुई कई चोटियों में से एक की ओर इशारा किया और घास की ढलान पर उगे एक बड़े पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा कि 3 दिन पहले आदमखोर ने इसके नीचे एक महिला को मार डाला था। मैंने दिलचस्पी से देखा कि यह पेड़ मेरे लक्ष्य फॉरेस्टर्स हट से केवल 2 या 300 गज की दूरी पर था। अब हम पहाड़ी पर जाने वाली एक पगडंडी पर आ गए थे और जैसे ही वह उस पर चढ़ी, महिला ने कहा कि जिस गांव से वह आई थी वह पहाड़ी के कंधे के पास ही था, और उसने यह भी कहा कि अब वह बिल्कुल सुरक्षित है। आप में से जो लोग भारत की महिलाओं को जानते हैं वे महसूस करेंगे कि मैंने बहुत कुछ हासिल किया है, खासकर जब यह याद आता है कि हाल में ही पुलिस के साथ इस क्षेत्र में परेशानी हुई थी। उस महिला को डराने और इस तरह पूरे देहात की दुश्मनी अर्जित करने के बजाय जब वह अपना घड़ा भर रही थी तब पास खड़े होकर और कुछ सवालों के जवाब देकर मैंने एक ऐसा दोस्त बनाया जो कम से कम समय में पूरे गांव के लोगों को मेरे आगमन की सूचना दे देगा कि मैं किसी तरह का अधिकारी नहीं था और मेरे आने का एकमात्र लक्ष्य उन्हें आदमखोर से छुटकारा दिलाना था। वनवासियों की झोपड़ी सड़क के बाईं ओर लगभग 20 गज की दूरी पर एक छोटे से टीले पर थी, और क्योंकि दरवाजा केवल एक जंजीर से बंद था मैंने उसे खोला और अंदर चला गया। कमरा लगभग 10 फुट का था और काफी साफ था, लेकिन उसमें फफूंद लगी हुई बदबू आ रही थी। बाद में मुझे पता चला कि 18 महीने पहले उस क्षेत्र के आदमखोर के आने से के बाद झोपड़ी में कोई रह ही नहीं रहा था। मुख्य कमरे के दोनों ओर 2 संकरे कमरे थे, जिसमें से एक का इस्तेमाल रसोई के रूप में और दूसरे का ईंधन के रूप में किया जाता था। झोपड़ी मेरे आदमियों के लिए एक अच्छा सुरक्षित आश्रय बन सकती थी, और कमरे में हवा के प्रवाह के लिए पीछे का दरवाजा खोलकर मैं बाहर गया और झोपड़ी और सड़क के बीच अपने 40 पाउंड के तंबू के लिए एक जगह चुनी। झोपड़ी में किसी भी तरह का कोई फर्नीचर नहीं था, इसलिए मैं अपने आदमियों के आने का इंतजार करने के लिए सड़क के पास एक चट्टान पर बैठ गया। इस बिंदु पर रिज लगभग 50 गज चौड़ी थी, और चूंकि झोपड़ी रिज के दक्षिणी किनारे पर थी और गांव पहाड़ी के उत्तरी चेहरे पर था, इसलिए उत्तर की ओर से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं लगभग 10 मिनट तक पहाड़ी पर चट्टान पर बैठा रहा था, और जब गांव की दिशा से शिखर पर एक सर दिखाई दिया, उसके बाद दूसरा और तीसरा। मेरे मित्र वाटर बीरर जलवाहक ने मेरे आगमन की सूचना गांव वालों को देने में देरी नहीं की थी। जब भारत में अजनबी मिलते हैं और एक दूसरे से किसी विशेष विषय पर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह प्रथा है कि जिस विषय पर वे एक दूसरे के साथ आए हैं उसे अंतिम क्षण तक नहीं छेड़ा जाता है, चाहे वह संयोग से हो या किसी उद्देश्य से। और एक दूसरे के घरेलू और निजी मामलों से जुड़ी हर बात का पता लगाकर अंतराल को भरना,
जैसे कि विवाहित हैं या नहीं, और यदि हैं तो बच्चों की संख्या और लिंग और तथा उनकी आयु, यदि विवाहित नहीं है तो क्यों नहीं है, व्यवसाय और वेतन की राशि इत्यादि। दुनिया के किसी भी अन्य भाग में जो प्रश्न सुनने में अच्छे लगते हैं, वे भारत में और विशेष रूप से हमारे पहाड़ों में इतने सरलता से और पूछे जाते हैं कि लोगों के बीच रहने वाला कोई भी व्यक्ति उन पर आपत्ति करने का सपना नहीं देख सकता। महिला के साथ मेरी बातचीत में मैंने कई निर्धारित प्रश्नों के उत्तर दिए थे, और घरेलू प्रकृति के प्रश्न जो एक महिला को किसी पुरुष से पूछने की अनुमति नहीं है, मेरे आदमियों के आने पर मुझसे पूछे जा रहे थे। उन्होंने छोटे से झरने पर एक केतली भरी थी और अविश्वसनीय रूप से कम समय में सूखी लकड़ियां एकत्रित की गई, आग जलाई गई, केतली उबली और चाय और बिस्कुट तैयार हुए। जैसे ही मैंने गाढ़ा दूध का डब्बा खोला, मैंने सुना कि पुरुष मेरे नौकरों से पूछ रहे थे कि ताजे दूध के बजाय गाढ़ा दूध क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, और जवाब मिला कि ताजा दूध नहीं है। और इसके अलावा जैसा कि यह आशंका थी, इस क्षेत्र में पहले से कुछ परेशानी के कारण कोई ताजा दूध उपलब्ध नहीं होगा, डिब्बा बंद दूध की एक बड़ी आपूर्ति लाई गई थी। यह सुनकर पुरुष बहुत परेशान लग रहे थे, और फुसफुसाते हुए बातचीत के बाद उनमें से एक, जो बाद में मुझे पता चला कि कार्तनकौला का मुखिया था, उसने मुझे संबोधित किया और कहा कि जब गांव के सभी संसाधन मेरे पास थे तो डिब्बा बंद दूध लाना उनका अपमान था। मैंने अपनी गलती स्वीकार की, जो मैंने कहा कि मैं उस इलाके में अजनबी होने के कारण था, और मुखिया से कहा कि अगर उनके पास थोड़ा सा दूध बचा हो तो मैं अपनी दैनिक आवश्यकता के लिए खुशी से थोड़ी मात्रा में खरीद लूंगा, लेकिन दूध के अलावा मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। अब मेरा सामान खोल दिया गया था, जबकि गांव से और लोग आ गए थे, और जब मैंने अपने नौकरों को बताया कि मैं चाहता हूं कि वे मेरा तंबू कहां लगाएं, तो इकट्ठे हुए ग्रामीणों में से एक भयभीत चीख निकली, तंबू में रहो। वास्तव में क्या मैं इस तथ्य से अनभिज्ञ था कि इस क्षेत्र में एक नरबक्षी बाघ था, और वह हर रात नियमित रूप से इस सड़क का उपयोग करता था। अगर मुझे उनकी बात पर संदेह था तो मुझे आकर उन घरों के दरवाजों पर पंजों के निशान देखने चाहिए, जहां सड़क गांव के ऊपरी छोर से होकर गुजरती थी। इसके अलावा अगर बाघ ने मुझे तंबू में नहीं खाया तो वह निश्चित रूप से झोपड़ी में मेरे आदमियों को खा जाएगा, अगर मैं उनकी रक्षा करने के लिए वहां नहीं था। इस अंतिम कथन ने मेरे आदमियों के कान खड़े कर दिए, और उन्होंने गांव वालों की सलाह के साथ अपनी विनती भी जोड़ दी। इसलिए अंत में मैं मुख्य कमरे में रहने के लिए सहमत हो गया, जबकि मेरे 2 नौकर रसोई में और 6 गढ़वालियों ने इंदर भंडार कमरे में काम किया। आदमखोर का विषय पेश किए जाने के बाद अब मेरे लिए यह स्वीकार किए बिना इसे आगे बढ़ाना संभव था कि यह एक ऐसा विषय था जिसे मैं उस क्षण से पेश करना चाहता था जब पहले आदमी ने अपना सिर पहाड़ी पर रखा था। पेड़ तक जाने वाला रास्ता मुझे दिखाया गया जहां बाघ ने अपना आखिरी शिकार किया था, और दिन का समय और उन परिस्थितियों के बारे में बताया जिनमें महिला को मारा गया था। मुझे बताया गया कि जिस सड़क से बाघ हर रात आता था वह पूर्व की ओर बेताल घाट तक जाती थी, जिसकी एक शाखा मोहान तक जाती थी, और पश्चिम की ओर रामगंगा नदी पर चकनाकल तक जाती थी। पश्चिम की ओर जाने वाली सड़क गांव के ऊपरी हिस्से से होकर और आधे मील तक खेती की जमीन से होकर पहाड़ी के किनारे दक्षिण की ओर मुड़ती थी, और जब वह रिज मेरे पास आती थी जिस पर झोपड़ी थी, तो रिज के साथ साथ चकनाकल तक भी जाती थी। करतकनौला और चकनाकल के बीच सड़क का यह हिस्सा, जो लगभग 6 मील लंबा था, बहुत खतरनाक माना जाता था, और आदमखोर के आने के बाद से उसका इस्तेमाल नहीं किया गया था। बाद में मैंने पाया कि खेती की जमीन से निकलने के बाद सड़क घने पेड़ों और झाड़ियों के जंगल में चली गई, जो नदी तक फैली हुई थी। करतकनौला गांव की मुख्य खेती पहाड़ी के उत्तर भाग में है, और इस खेती की जमीन से आगे कई छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, जिनके बीच में गहरी खाइयां हैं। इनमें से सबसे नजदीकी पहाड़ी पर और वनवासियों की झोपड़ी से लगभग 1000 गज की दूरी पर एक बड़ा देवदार का पेड़ था। इस पेड़ के पास लगभग 10 दिन पहले बाघ ने एक महिला को मार डाला था और उसे आंशिक रूप से खा लिया था और छोड़ दिया था। चूंकि 3 खिलाड़ी जो 4 मील दूर एक वन बंगले में रह रहे थे, देवदार के पेड़ पर चढ़ने में असमर्थ थे, इसलिए गांव वालों ने शिकार से 150 गज की दूरी पर 3 अलग अलग पेड़ों पर मचान बनाए थे, और सूर्यास्त से कुछ समय पहले ही खिलाड़ियों और उनके नौकरों ने मचान पर कब्जा कर लिया था। उस समय चांद निकला था, और उसके ढलने के बाद गांव वालों ने कई गोलियां चलने की आवाज सुनी, और जब अगली सुबह नौकरों से पूछा तो नौकरों ने कहा कि उन्हें नहीं पता किस पर गोली चलाई गई थी, क्योंकि उन्होंने खुद कुछ नहीं देखा था। 2 दिन बाद एक गाय मरी पाई गई जिस पर कुछ शिकारी बैठे थे, और फिर से पिछले अवसर की तरह चांद ढलने के बाद गोलियां चली। आदमखोर को पकड़ने के लिए ये खेल भावना से भरे लेकिन असफल प्रयास ही उन्हें इतना सावधान रखते हैं जितना ज्यादा समय तक वे जीवित रहते हैं। उन्हें मारना उतना ही मुश्किल होता है। गांव वालों ने मुझे बाघ से जुड़ी एक बहुत ही रोचक खबर दी। उन्होंने कहा कि वे हमेशा यह जान लेते थे कि बाघ कब गांव में आया है, क्योंकि वह धीमी आवाज में करहा रहा होता था। उनसे बारीकी से पूछने पर मुझे पता चला कि कभी-कभी जब बाघ घरों के बीच से गुजरता था तो आवाज लगातार आती थी,
जबकि कभी कभी आवाज कुछ समय के लिए और कभी कभी लंबे समय के लिए बंद हो जाती थी। इस जानकारी से मैंने निष्कर्ष निकाला कि ए, बाघ को कोई घाव था। दूसरा, घाव इस तरह का था कि बाघ को केवल चलते समय ही इसका एहसास होता था। और तीसरा, इसलिए घाव उसके एक पैर में था। मुझे आश्वस्त किया गया कि बाघ को किसी स्थानीय शिकारी या रानीखेत के किसी खिलाड़ी ने घायल नहीं किया था जो उसका पीछा कर रहा था। हालांकि यह बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता था, क्योंकि बाघ कई सालों से निर्भक्षी था और मुझे विश्वास था कि वह जिस घाव से पीड़ित था वह उसके आदमखोर बनने का मूल कारण हो सकता है। एक बहुत ही दिलचस्प बात और एक ऐसा मुद्दा जो बाघ की जांच करने करके ही साफ हो सकता था, उसके मरने के बाद लोग यह जानने के लिए उत्सुक थे कि मैं बाघ द्वारा की गई आवाज में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा था। और जब मैंने उन्हें बताया कि यह संकेत करता है कि जानवर के एक पैर में घाव है और यह घाव या तो गोली या स्याही के कांटों से हुआ होगा, तब वे मेरे इस तर्क से असहमत हुए और कहा, जब भी उन्होंने बाघ को देखा है तो वह स्वस्थ हालत में दिखाई देता है और इसके अलावा जिस आसानी से वह अपने शिकार को मारता और ले जाता है वह इस बात का सबूत है कि वह किसी भी तरह से अपंग नहीं था। हालांकि मैंने जो उन्हें बताया उन्हें याद रखा गया और बाद में मुझे दूसरी दृष्टि देने वाले व्यक्ति के रूप में ख्याति मिली। रामनगर से गुजरते समय गांव वालों से कहा कि मैं एक भैंस को उस पेड़ के पास बांधना चाहता हूं जहां 3 दिन पहले महिला को मारा गया था और दूसरी को चकनाकल के रास्ते पर बांधना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि इससे बेहतर कोई जगह नहीं सूझी, लेकिन वे आपस में इस मामले पर चर्चा करेंगे और सुबह मुझे बताएंगे क्या उनके पास कोई और सुझाव है। अब रात होने लगी थी और जाने से पहले मुखिया ने वादा किया कि वह सुबह सभी आसपास के गांव में संदेश भेजकर उन्हें मेरे आने की सूचना देगा, मेरे आने का कारण बताएगा और उन्हें यह एहसास दिलाएगा कि बिना समय गवाए मुझे उनके इलाके में किसी भी जानवर के मारे जाने या बाघ द्वारा हमला किए जाने की सूचना देना जरूरी है। कमरे में बासी गंध काफी कम हो गई थी, हालांकि वह अभी भी महसूस हो रही थी, लेकिन अब मैंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और नहाने और खाने के बाद दरवाजे पर 2 पत्थर रख दिए, क्योंकि दरवाजे बंद रखने का कोई और तरीका नहीं था। और दिन भर की थकान के कारण मैं बिस्तर पर जाकर सो गया। मैं हल्की नींद वाला व्यक्ति हूं और 2 या 3 घंटे बाद जंगल में किसी जानवर के घूमने की आवाज सुनकर मैं जाग गया। वह पीछे के दरवाजे तक आ गया। एक राइफल और एक टॉर्च लेकर मैंने अपने पैर से पत्थर को एक तरफ किया और दरवाजा खोलते ही एक जानवर की आवाज सुनी। जो आवाज आ रही थी उससे लग रहा था कि वह बाघ है, लेकिन यह तेंदुआ या साही भी हो सकता है। हालांकि जंगल इतना घना था कि मैं यह देख नहीं पाया कि वह क्या है। कमरे में वापस आकर और पत्थर को एक बार फिर से अपनी जगह पर रखकर मैंने पाया कि मेरे गले में खराश हो गई है, जिसका कारण मैंने मुहान से ऊपर की ओर गर्म हवा में बैठना पाया। लेकिन जब मेरे नौकर ने दरवाजा खोला और सुबह सुबह मेरी चाय का प्याला लाया तो मैंने पाया कि मुझे लेरिंगाइटिस का दौरा पड़ रहा है। संभवतः इसलिए क्योंकि मैं लंबे समय से बंद पड़ी झोपड़ी में सोया था, जिसकी छत पर चमगादड़ रहते थे। मेरे नौकर ने मुझे बताया कि वह और उसका साथी संक्रमण से बच गए हैं, लेकिन ईंधन भंडार में 6 गढ़वालियों को भी मेरी ही तरह की शिकायत थी। मेरी दवाइयों के स्टॉक में आयोडीन की 2 औंस की बोतल और कुनेन की कुछ गोलियां थी और अपनी बंदूक के डब्बे में तलाश करने पर मुझे परमैग्नेट की एक छोटी सी कागज की थैली मिली जो मेरी बहन ने मुझे एक बार पहले दी थी। पैकेट पूरी तरह से बंदूक के तेल में भीगा हुआ था, लेकिन क्रिस्टल अभी भी घुलनशील थे और मैंने क्रिस्टल की एक उदार मात्रा को गर्म पानी के एक डब्बे में कुछ आयोडीन के साथ डाल दिया। परिणामी गरारे बहुत शक्तिशाली थे और जबकि इसने हमारे दांतों को काला कर दिया, इससे हमारे गले को दर्द को बहुत कम किया। जल्दी नाश्ता करने के बाद मैंने 2 भैंसों को लाने के लिए 4 लोगों को मुहान के पास भेजा और खुद उस जगह की तलाश में निकल पड़ा जहां महिला को मारा गया था। रात भर जो दिशा निर्देश हमें मिले थे उनसे मुझे उस जगह को खोजने में कोई कठिनाई नहीं हुई जहां बाघ ने महिला पर हमला किया था और उसे मार डाला था। घास और रस्सी जो वह इस्तेमाल कर रही थी वैसे की वैसे ही पड़ी थी जैसे छोड़ी गई थी। साथ ही घास के 2 बंडल भी थे जो उसके साथियों ने छोड़े थे जब वह डर के गांव की ओर भाग गए थे। पुरुषों ने मुझे बताया था कि महिला का शव नहीं मिला था, लेकिन इस तथ्य से कि रस्सी की 3 अच्छी लंबाई और मृत महिला की दराती जंगल में छोड़ दी गई थी, मुझे लगता है कि उसे खोजने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। महिला एक छोटे से भूस्खलन के ऊपरी छोर पर मारी गई थी और बाघ उसे नीचे ले गया था और घने झाड़ के एक हिस्से में ले गया था। यहां बाघ ने इंतजार किया था, संभवतः महिलाओं को नजरों से ओझल होने का समय देने के लिए, और फिर झोपड़ी से दिखाई देने वाली रिज को पार किया था, जिसके बाद वह अपने शिकार के साथ सीधे पहाड़ी से 1 मील या उससे अधिक दूर घने पेड़ों और झाड़ियों के जंगल में चला गया था। अब निशान 4 दिन पुराने थे और उनका आगे पीछे कुछ हासिल होने नहीं वाला था।
मैं वापस झोपड़ी की ओर मुड़ा। पहाड़ की चोटी पर वापस चढ़ना बहुत ही कठिन था और जब मैं दोपहर के समय झोपड़ी में पहुंचा तो मैंने बरामदे में विभिन्न आकार और माप के बर्तनों का ढेर देखा, जिनमें सभी में दूध था। पिछले दिन के अकाल के विपरीत अब वहां बहुत सारा दूध था, यहां तक कि मेरे नहाने के लिए भी पर्याप्त दूध था। मेरे नौकरों ने मुझे बताया कि उन्होंने विरोध किया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और हर व्यक्ति ने बरामदे में अपना बर्तन रखते हुए कहा था कि वे इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि मैं उनके बीच रहने के दौरान गाढ़ा दूध इस्तेमाल ना करूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अब वो आदमी रात होने से पहले मुहान से भैंसों को वापस लेकर आ जाएगा, इसलिए दोपहर के भोजन के बाद मैंने चकनाकल जाने वाली सड़क पर नजर डालने के लिए निकल पड़ा। झोपड़ी से पहाड़ी धीरे धीरे ऊपर की ओर लगभग 500 फीट की ऊंचाई पर ढलान पर थी और आकार में लगभग त्रिभुजाकार थी। सड़क आधे मील तक खेती की जमीन से गुजरने के बाद तेजी से बाईं ओर मुड़ गई। एक खड़ी चट्टानी पहाड़ी को पार करके फिर से पहाड़ी पर पहुंच गई और फिर दाईं ओर मुड़ गई और पहाड़ों के साथ साथ चकनाकल तक चली गई। पहाड़ी पर आने के बाद सड़क थोड़ी दूर तक समतल थी और फिर खड़ी ढलान पर उतर गई। जगह जगह पर ढलान हेयरपिन मोड़ों के कारण आसान हो रही थी। मेरे पास पूरी दोपहर थी और मैंने सड़क के लगभग 3 मील की दूरी को बहुत सावधानी से जांचा। जब बाघ नियमित रूप से सड़क का उपयोग करता है तो वह हमेशा सड़क के किनारे खरोंच के निशान बनाकर अपने मार्ग के निशान छोड़ता है। ये खरोंच के निशान घरेलू बिल्लियां और बिल्ली परिवार के अन्य सभी सदस्यों द्वारा बनाए गए समान निशानों के उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं और ये शिकारियों के लिए बहुत रुचि के हैं, क्योंकि वे उसे बहुत उपयोगी जानकारी प्रदान करते हैं कि जानवर ने जिसने निशान बनाया है वह नर है या मादा, वह किस दिशा में यात्रा कर रहा है, उसके गुजरने के बाद से कितना समय बीत चुका है, उसके मुख्यालय की दिशा और अनुमानित दूरी, उसके शिकार की प्रकृति और अंत में क्या जानवर ने हाल ही में मानव मांस खाया है। किसी अजनबी जमीन पर आदमखोर का शिकार करने वाले व्यक्ति के लिए इस आसानी से प्राप्त की जाने वाली जानकारी का मूल्य आसानी से समझा जा सकता है। बाघ अपने पैरों के निशान उन सड़कों पर भी छोड़ते हैं जिनका वे इस्तेमाल करते हैं और ये निशान किसी को बहुत सारी उपयोगी जानकारी दे सकता है, जैसे कि जानवर किस दिशा और गति से यात्रा कर रहा था, उसका लिंग और आयु, क्या उसके चारों अंग स्वस्थ हैं और यदि स्वस्थ नहीं है तो कौन सा अंग खराब है। जिस सड़क पर मैं चल रहा था उस पर लंबे समय से इस्तेमाल न होने के कारण छोटी छोटी सख्त घास उगाई थी और इसलिए एक या दो नर्म जगह को छोड़कर उस पर पैरों के निशान छोड़ना अच्छा माध्यम नहीं था। इनमें से एक नम जगह उस जगह से कुछ ही गज की दूरी पर थी जहां से सड़क रिज पर निकलती थी और इस जगह के ठीक नीचे एक हरा और बहुत स्थिर पानी का तालाब था, सांभर के पीने का एक नियमित स्थान। मुझे उस कोने के पास कई खरोंच के निशान मिले जहां सड़क खेती की जमीन से निकलकर बाईं ओर मुड़ती थी, जिनमें से सबसे हाल ही में 3 दिन पुराना था। इन खरोंच के निशानों से 200 गज की दूरी पर सड़क अपनी चौड़ाई के 1/3 हिस्से में एक लटकती हुई चट्टान के नीचे से गुजरती थी। यह चट्टान 10 फीट ऊंची थी और इसके ऊपर 2 या 3 गज चौड़ी एक समतल जमीन थी जो सिर्फ गांव की तरफ से चट्टान के पास पहुंचने पर ही सड़क से दिखाई देती थी। रिज पर मुझे और भी खरोंच के निशान मिले, लेकिन मुझे तब कोई और पगमार्क नहीं मिला जब तक मैं पहले हेयरमिन मोड़ पर नहीं पहुंच गया था। यहां मोड़ को काटते हुए बाघ ने अपना निशान छोड़ा था, जहां वह उसी नरम जमीन पर कूद गया था। निशान जो एक दिन पुराने थे, थोड़े विकृत थे, लेकिन फिर भी यह देखना संभव था कि वे एक बड़े बूढ़े नर बाघ द्वारा बनाए गए थे। जब कोई ऐसे क्षेत्र में आगे बढ़ रहा हो जहां एक आदमखोर बाघ सक्रिय हो तो प्रगति अनिवार्य रूप से बहुत धीमी होती है, क्योंकि किसी को चलने की रेखा में हर बाधा, चाहे वह झाड़ी हो, पेड़ हो, चट्टान हो या जमीन में कोई असमानता हो जो मौत को छुपा सकती हो, सावधानी से पहुंचना पड़ता है। साथ ही साथ अगर हवा नहीं चल रही हो और उस शाम हवा नहीं थी तो पीछे और दोनों तरफ सावधान और निरंतर नजर बनाए रखनी पड़ती है। इसके अलावा यहां देखने लायक बहुत कुछ था, क्योंकि यह मई का महीना था जब इस ऊंचाई पर ऑर्किड 4 से 5,000 फीट पर अपने सबसे अच्छे रूप में होते हैं और मैंने कभी भी उस पहाड़ी पर जंगलों की तुलना में अधिक विविधता या फूलों की अधिक समृद्धि नहीं देखी है। सुंदर सफेद तितली ऑर्किड सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में थे और किसी भी आकार का हर दूसरा पेड़ उनके साथ सजता हुआ दिखाई दे रहा था। यहीं पर मैंने पहली बार एक पक्षी देखा जिसे बाद में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के प्रैक्टर ने बहुत ही दयालुता से मेरे लिए माउंटेन क्रैग मार्टिन के रूप में पहचाना था। एक समान राख रंग का पक्षी जिसके सीने पर गुलाबी रंग का हल्का सा रंग था और आकार में रोजी पॉस्टर से थोड़ा छोटा था। इन पक्षियों के साथ उनके बच्चे भी थे और जब बच्चे एक बच्चे में 4 एक ऊंचे पेड़ की चोटी पर एक सूखी टहनी पर एक पंक्ति में बैठे थे तो माता पिता पक्षी कीटों को पकड़ने के लिए अक्सर 2 या 300 गज की दूरी तक दूर भागते रहे। जिस गति से वे उड़ते थे वह आश्चर्यजनक था और मुझे पूरा यकीन है कि उत्तर भारत में
पंखों में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें हमारे शीतकालीन महान तिब्बती स्वेलों को छोड़कर वे मार्टिन्स छल्ले नहीं बना सकते। इन पक्षियों के बारे में एक और बात थी जो बहुत दिलचस्पी, वह थी उनकी अद्भुत दृष्टि। कई 100 गज तक एकदम सीधी रेखा में उड़ते और फिर मुड़कर वापस आ जाते। जिस गति से वे उड़ रहे होते थे उसमें यह संभव नहीं था कि वे इन खुली उड़ानों में कीड़े का पीछा कर रहे थे। और चूंकि हर उड़ान के बाद से वे हमेशा किसी छोटी वस्तु को अपने खुले मुंह में डाल लेते, इसलिए मुझे विश्वास था कि वे कीड़ों को उस सीमा तक देख सकते थे जहां तक वे सबसे शक्तिशाली फील्ड गॉगल्स के माध्यम से भी मानव आंखों को दिखाई नहीं देता। अपनी गर्दन को संभालते हुए, पैरों को निशानों को देखते हुए, प्रकृति का आनंद लेते हुए और जंगल की सभी आवाजों को सुनते हुए मुहान की दिशा में पहाड़ी से 1 मील दूर एक सांबर जंगल के लोगों को बाघ की मौजूदगी के बारे में चेतावनी दे रहा था। और चकनाकल की सड़क पर एक कांकड़ और एक लंगूर दूसरे जंगल के लोगों को तेंदुए की मौजूदगी के बारे में चेतावनी दे रहे थे। समय तेजी से बीत गया और मैंने खुद को सूरज ढलने के साथ ही लटकती चट्टान पर पाया। जैसे ही मैं इस चट्टान के पास पहुंचा, मैंने इसे अब तक की पूरी जमीन में सबसे खतरनाक जगह के रूप में चिन्हित किया। चट्टान के ऊपर घास से ढकी जमीन पर लेटे हुए बाघ को बस तब तक इंतजार करना पड़ता था जब तक कि सड़क पर ऊपर या नीचे जाने वाला कोई भी व्यक्ति उसके नीचे ना आ जाए या उसके पास से ना गुजर जाए। वास्तव में यह बहुत खतरनाक जगह थी और इसे याद रखने की जरूरत थी। जब मैं झोपड़ी में वापस आया तो मैंने पाया कि 2 भैंसें आ गई थी, लेकिन उस शाम उनके साथ कुछ भी करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। मेरे नौकरों ने झोपड़ी में दिन भर आग जलाकर रखी थी, जिसकी हवा अब मीठी और स्वच्छ हो गई थी। लेकिन फिर भी मैं फिर से बंद कमरे में सोने का जोखिम नहीं उठाने वाला था। इसलिए मैंने उन्हें बिस्तर पर जाने से पहले 2 कांटेदार झाड़ियां काटकर दरवाजे में मजबूती से ठोकने को कहा। उस रात पिछले दरवाजे के पास जंगल में कोई हलचल नहीं हुई और एक गहरी नींद के बाद जब मैं सुबह उठा तो मेरा गला बहुत बेहतर था। मैंने सुबह का अधिकांश समय गांव के लोगों से बात करने और नरबख्शी के बारे में उनकी कहानियां सुनने में बिताया और उसे मारने के लिए किए गए प्रयासों के बारे में भी सुना। और दोपहर के भोजन के बाद मैंने एक भैंस को उस छोटी सी पहाड़ी पर बांध दिया जिसे बाघ ने महिला को ले जाते समय पार किया था, और दूसरे को हेयरपिन मोड़ पर बांध दिया जहां मैंने पैरों के निशान देखे थे। अगली बार मैंने पाया कि दोनों भैंसें मेरे द्वारा दिए गए घास के बड़े हिस्से को खा लेने के बाद शांति से सो रही थी। मैंने दोनों जानवरों के गले में घंटियां बांधी थी और जब मैं प्रत्येक भैंस के पास गया तो इन घंटियों में से कोई आवाज नहीं आई, जिससे मुझे 2 निराशाएं हुई, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, मैंने पाया कि दोनों ही सो रही थी। उस शाम मैंने दूसरे भैंसे की स्थिति हेयरपिन मोड़ से बदलकर उस जगह रख दी थी जहां सड़क खड़ी थी, जो स्थिर पानी और के तालाब के पास थी। बाघ को मारने में आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली विधियों को बैठाना और पीटने के रूप में वर्णन किया जा सकता है, और दोनों मामलों में युवा नर भैंसों को चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वह यह है कि बैठने या पीटने के लिए सबसे सुविधाजनक क्षेत्र का चयन किया जाता है और देर शाम को एक रस्सी का उपयोग करके चारा बांध दिया जाता है, जिससे चारा नहीं तोड़ सकता लेकिन बाघ तोड़ सकता है। और जब चारा ले लिया जाता है तो वे या पेड़ पर या मचान पर शिकार के ऊपर बैठ जाना चाहिए या उस छत को पीटना चाहिए जिसमें शिकार को ले जाया गया है। वर्तमान मामले में इनमें से कोई भी तरीका संभव नहीं था। मेरा गला हालांकि बहुत बेहतर था, फिर भी दर्द कर रहा था और मेरे लिए बिना खांसे लंबे समय तक बैठना संभव नहीं था। और घने जंगल और टूटी हुई जमीन के उस विशाल क्षेत्र में निराशाजनक होता भले ही मैं 1000 लोगों को इकट्ठा करने में सक्षम होता। इसलिए मैंने बाघ का पीछा करने का फैसला किया और इस उद्देश्य के लिए मैंने अपनी 2 भैंसों को सावधानी से खड़ा किया और उन्हें 4 1 इंच मोटी भांग की रस्सियों से मजबूत पौधों से बांध दिया और उन्हें पूरे 24 घंटे के लिए जंगल में छोड़ दिया। अब मैं हर सुबह जैसे ही पर्याप्त रोशनी होती बारी बारी से भैंसों का पीछा करता और फिर शाम को, क्योंकि बाघ चाहे वे नरभक्षी हो या नहीं, दिन में भी उतनी ही आसानी से शिकार करते हैं जितनी आसानी से रात में उन इलाकों में करते हैं जहां उन्हें परेशान नहीं किया जाता। दिन के समय जब मैं दूर दराज के गांवों से समाचारों की प्रतीक्षा करता, अपना गला सहलाता और आराम करता, मेरे 6 गढ़वाल भैंसों को चारा और पानी पिलाते। चौथी शाम को जब मैं पहाड़ी पर भैंसों को देखने के लिए सूर्यास्त के समय लौट रहा था, जब मैं लटकती चट्टान से 30 गज की दूरी पर मैं सड़क में एक मोड़ पर आया तो मुझे अचानक और करतक नौला पहुंचने के बाद पहली बार लगा कि मैं खतरे में हूं और मुझे खतरा पहुंचाने वाला खतरा मेरे सामने की चट्टान पर है। 5 मिनट तक मैं चट्टान के ऊपरी किनारे पर अपनी आंखें गड़ाए हुए, हरकत पर नजर रखते हुए एकदम स्थिर खड़ा रहा। उस छोटी सी दूरी पर पलक झपकने से मेरी आंखें भर आती
लेकिन इतनी सी हरकत नहीं हुई और 10 कदम आगे बढ़ने के बाद मैं फिर कई मिनट तक देखता रहा। यह तथ्य कि मैंने कोई हलचल नहीं देखी थी किसी भी तरह से मुझे आश्वस्त नहीं कर सका। नरबख्शी आदमखोर चट्टान पर था, इस बात का मुझे यकीन था। और सवाल यह था कि मैं इसके बारे में क्या करने जा रहा था। पहाड़ी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, बहुत खड़ी थी। उसमें से बड़ी बड़ी चट्टानें निकली हुई थी और लंबी घास, पेड़ और झाड़ियां उगी हुई थी। रास्ता कितना ही खराब क्यों ना हो, अगर यह दिन के पहले होता तो मैं वापस जाकर बाग के ऊपर से होकर उस पर गोली चलाने की कोशिश करता। लेकिन दिन के उजाले में सिर्फ आधे घंटे का समय बचा था और 1 मील का सबसे अच्छा हिस्सा अभी भी जाना था। सड़क छोड़ना पागलपन होता, इसलिए सुरक्षा पकड़ को खिसकाकर और राइफल को अपने कंधे पर रखकर मैं चट्टान से गुजरने लगा। यहां सड़क लगभग 8 फीट चौड़ी थी और सबसे बाहरी छोर पर जाकर मैंने केकड़े की तरह चलना शुरू कर दिया। अपने पैरों से हर कदम को महसूस करते हुए अपना वजन नीचे किया ताकि मैं कदम ना रख सकूं। आगे बढ़ना धीमा और कठिन था, लेकिन जैसे ही मैं ऊपर लटकी चट्टान के बराबर पहुंच गया और फिर उसे पार करने लगा, मुझे उम्मीद जगी कि बाघ वहीं रहेगा जब तक कि मैं सड़क के उस हिस्से तक नहीं पहुंच गया जहां से चट्टान के ऊपर की समतल जमीन दिखाई दे रही थी जिस पर वह लेटा हुआ था। हालांकि बाघ मुझे पकड़ने में विफल रहा और कोई जोखिम नहीं उठा रहा था और मैं अभी चट्टान से दूर ही पहुंचा था कि मैंने अपने ऊपर एक धीमी बुदबुदाती हुई दहाड़ सुनी और थोड़ी देर बाद पहले एक काकड़ दाईं ओर भौंकने लगा और फिर 2 सांबर हिरण त्रिकोणीय पहाड़ी की चोटी के पास घंटी बजाने लगे। बाघ तो बच गया था, लेकिन मैं भी बच गया था, इसलिए पछताने का कोई मौका नहीं था। और पहाड़ी पर जहां सांबर था, वहां से मुझे यकीन था कि वह घंटी सुन लेगा जो मैंने स्थिर तालाब के पास मेड़ पर बंधे भैंसे के गले में लटकाई थी। जब मैं खेती की जमीन पर पहुंचा तो मैंने पाया कि कुछ लोग मेरा इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कांकड़ और सांबर की आवाज सुनी थी और वो इस बात से बहुत निराश थे कि मैंने बाघ नहीं देखा। लेकिन जब मैंने उन्हें बताया कि मुझे कल के लिए बड़ी उम्मीदें हैं तो वे खुश हो गए। रात में धूल का तूफान आया, उसके बाद भारी बारिश हुई और मुझे अपनी बेचैनी से पता चला कि झोपड़ी की छत बहुत छेद वाली थी। हालांकि अंततः मुझे एक ऐसा स्थान मिला जहां से दूसरों की तुलना में बहुत कम रिसाव हो रहा था। मैंने अपना कैंप बिस्तर वहां खींच लिया और अपनी नींद जारी रखी। जब मैं उठा तो सुबह बिल्कुल साफ थी। बारिश ने वातावरण को गर्मी की धुंध और धूल को धो दिया था और हर पत्ता और घास का पत्ता नई उगती हुई धूप में चमक रहा था। अब तक मैं सबसे पहले पास की भैंस के पास गया था, लेकिन आज सुबह मुझे अपनी दैनिक प्रक्रिया को उलटने की इच्छा हुई। सबसे पहले मैंने अपनी राइफल को साफ किया और उसमें तेल लगाया, जो कि एक बहुत ही कारगर हथियार है और कई वर्षों से मेरा अच्छा और वफादार दोस्त है। पिछली शाम जिस लटकती चट्टान को मैंने बड़ी मुश्किल से पार किया था, अब वह मुझे एक पल के लिए भी बेचैन नहीं कर रही थी और उसे पार करने के बाद मैं बाघ के पद चिन्हों की तलाश करने लगा, क्योंकि बारिश ने सड़क की सतह को नरम कर दिया था। लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया जब तक कि मैं सड़क के उस नम जगह पर नहीं पहुंच गया जो, जैसा कि मैंने कहा, रिज के पास की तरफ और उस तालाब के करीब थी जहां भैंस बंधी हुई थी। यहां नरम मिट्टी में मुझे बाघ के पैरों के निशान मिले जो तूफान आने से पहले बने थे और रिज की दिशा में जा रहे थे। इस जगह के करीब सड़क ने खड्डे की तरफ लगभग 3 फुट ऊंची एक चट्टान है। पिछली बार जब मैं सड़क पर आगे बढ़ा था तो मैंने पाया था कि इस चट्टान पर खड़े होकर मैं सड़क पर एक उभार के ऊपर से भैंस को देख सकता था जहां वह 40 गज की दूरी पर बंधी हुई थी। अब मैं जब चट्टान पर चढ़ा और धीरे से अपना सर उठाया तो मैंने पाया कि भैंस जा चुकी थी। यह खोज जितनी हैरान करने वाली थी उतनी ही समझ से परे भी थी। बाघ को भैंस को जंगल के किसी दूर के हिस्से में ले जाने से रोकने के लिए जहां उसे मारने का एकमात्र तरीका जमीन पर या पेड़ पर बैठना था, जिस हालत में मेरा गला था उसके साथ यह एक निराशाजनक प्रक्रिया थी। मैंने 4 मजबूत 1 इंच मोटी भांग की रस्सियों का इस्तेमाल किया था और फिर भी भाग उसे मारकर भाग गया था। मैं सबसे पतले रबड़ के तलवे वाले जूते पहने हुए था और बहुत चुपचाप मैं उस पौधे के पास गया जिससे भैंस बंधी थी और मैंने जमीन की जांच की। भैंस को तूफान से पहले मारा गया था, लेकिन बारिश रुकने के बाद उसे ले जाया गया था बिना उसका कोई हिस्सा खाए।
मैंने जो रस्सियां आपस में घुमाई थी, उनमें से 3 कुतर गई थी और चौथी टूट गई थी। बाघ आमतौर पर रस्सियों को नहीं कुतरते, हालांकि इसने ऐसा किया था और शिकार को मोहान के सामने पहाड़ी से नीचे ले गया था। मेरी योजनाएं बुरी तरह से बिगड़ गई थी, लेकिन बहुत सौभाग्य से बारिश ने मेरी मदद की। मृत पट्टियों का मोटा कालीन, जो कल सूखी हुई थी, अब गीला और लचीला हो गया था। और अगर मैंने कोई गलती नहीं की, तो बाघ को शिकार करने में जो कष्ट उठाना पड़ा था, वह अभी भी उसके लिए विनाशकारी साबित हो सकता था। जब मैं किसी ऐसे जंगल में प्रवेश करता हूं, जहां किसी भी समय तेजी से गोली चलाना आवश्यक हो सकता है, तो मैं तब तक खुश नहीं होता जब तक कि मैं खुद को आश्वस्त ना कर लूं कि मेरी राइफल लोडेड है। किसी आपात स्थिति में ट्रिगर दबाना और हैप्पी हंटिंग ग्राउंड्स में जागना, या कहीं और, क्योंकि कोई हथियार लोड करना भूल गया था, उन लापरवाहियों में से एक होगा जिसके लिए कोई बहाना नहीं मिल सकता। इसलिए हालांकि मुझे पता था कि मैंने लटकती चट्टान पर आने से पहले अपनी राइफल लोड कर ली थी, मैंने अब इसे खोला और कारतूस निकाले। मैंने एक कारतूस बदला जो रंगहीन और डेंटेड था, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह सुचारू रूप से काम कर रहा है, सुरक्षा कवच को कई बार ऊपर नीचे करने के बाद मैंने कभी भी कॉक्ड हथियार नहीं रखा है। मैं ड्रैग का पीछा करने के लिए निकल पड़ा। यह शब्द ड्रैग, जब इसका उपयोग बाघ द्वारा अपने शिकार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय जमीन पर छोड़े गए निशान का वर्णन करने के लिए किया जाता है, तो यह भ्रामक है, क्योंकि बाघ जब अपने शिकार को कोई दूरी तक ले जाता है, मैंने एक बाघ को 4 मील तक एक पूर्ण विकसित गाय को ले जाते हुए देखा है। बेसिकली जब बाघ अपने शिकार को दूरी तक ले जाता है, तो वह उसे घसीटता नहीं है, बल्कि उसे अपने पे छोड़ देता है, उसे अपने साथ ले जाता है। और यदि शिकार इतना भारी है कि उसे ले जाया जा नहीं सकता, तो उसे छोड़ दिया जाता है। जानवर के आकार और उसे जिस तरह से पकड़ा जा रहा है, उसके अनुसार यह खिंचाव स्पष्ट या हल्का होता। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि शिकार एक सांबर है और बाघ उसे गर्दन से पकड़ रहा है, तो पिछला हिस्सा जमीन पर घसीटता हुआ एक स्पष्ट निशान छोड़ता हुआ जाएगा। दूसरी ओर यदि सांबर को पीठ के बीच से पकड़ा गया है, तो एक हल्का सा निशान हो सकता है, या हो सकता है कि कोई निशान ही ना हो। वर्तमान मामले में बाघ भैंस को गर्दन से पकड़ रहा था और पिछला हिस्सा जमीन पर घसीटता हुआ एक निशान छोड़ रहा था, जिसे आसानी से देखा जा सकता था। बाघ पहाड़ी के चेहरे पर 100 गज तक तिरछा चला गया, जब तक कि वह एक खड़ी मिट्टी के किनारे पर नहीं आ गया। इस किनारे को पार करने की कोशिश में वह फिसल गया और शिकार पस से उसकी पकड़ ढीली पड़ गई, जो 30 या 40 गज तक पहाड़ी से लुढ़कता हुआ एक पेड़ से जा टकराया था। शिकार को वापस पाने पर बाघ ने उसे पीठ से पकड़ लिया और अब से कभी-कभी केवल एक पैर जमीन को छूता था, जिससे एक हल्का सा निशान रह जाता था। फिर भी पहाड़ी के किनारे पर झाड़ियों के कारण उसका पीछा करना बहुत मुश्किल नहीं था। गिरने के बाद बाघ दिशा भूल गया था और अब वह यह तय नहीं कर पा रहा था कि शिकार को कहां ले जाए। पिछले वह कुछ 100 गज दाईं ओर गया, फिर 100 गज सीधे पहाड़ी से नीचे रिंगाल के घने पैच होकर गया। रिंगाल के बीच से काफी मुश्किल से वह अपना रास्ता बनाने के बाद बाईं ओर मुड़ा और कुछ 100 गज तक पहाड़ी पर तिरते चलते हुए एक बड़ी चट्टान पर पहुंचा, जिसके दाईं ओर वह आगे बढ़ा। यह चट्टान पहुंच की तरफ जमीन से समतल थी और 20 फीट तक धीरे-धीरे उठती हुई एक बड़ी खाई या खाई के ऊपर उभरी हुई दिखाई दे रही थी। अगर उभार के नीचे कोई गुफा या गड्ढा होता, तो यह बाघ द्वारा अपने शिकार को ले जाने की बहुत संभावना वाली जगह होती। इसीलिए मैं चट्टान पर चढ़ गया और बहुत धीरे-धीरे आगे बढ़ा, नीचे, और अपने दोनों ओर हर गज की जमीन की जांच की। जैसे-जैसे वह नजर आती गई, उभार के अंत तक पहुंचने और ऊपर देखने पर मुझे यह देखकर निराशा हुई कि पहाड़ी चट्टान से मिलने के लिए खड़ी चढ़ाई पर आई थी और उसके नीचे कोई गुफा या गड्ढा नहीं था, जैसा कि मैंने उम्मीद की थी। चूंकि चट्टान के सिरे से घाटी और आसपास के जंगल का अच्छा नजारा दिखाई देता था और यह नरबख्शी के हमले से तुलनात्मक रूप से सुरक्षित था, मैं बैठ गया। और जैसे ही मैंने ऐसा किया, मेरी नजर एक लाल और सफेद वस्तु पर पड़ी, जो मेरे ठीक नीचे 40 या 50 गज की दूरी पर छोटी-छोटी झाड़ियों के घने टुकड़े में थी। जब कोई घने जंगल में बाघ की तलाश कर रहा होता है, तो उसे देखकर बहुत बुरा लगता है। लाल रंग की हर चीज
जो नजर को आकर्षित करती है उसे तुरंत बाघ समझ लिया जाता है। और यहाँ मैं न केवल बाघ का लाल रंग देख सकता था बल्कि उसकी धारियां भी देख सकता था। एक लंबे मिनट तक मैंने उस वस्तु को ध्यान से देखा और फिर जैसे कि एक अजीब तस्वीर में आपको जिस चेहरे को देखने के लिए कहा जाता है वह अचानक अपने आप ही प्रकट हो जाता है। मैंने देखा कि जिस वस्तु को मैं देख रहा था वह शिकार था, बाघ नहीं। लाल रंग उस जगह का खून था जहां उसने हाल में ही खाया था और धारियां पसलियों की थी जहां से उसने त्वचा को फाड़ दिया था। मैं उस लंबे मिनट के लिए अपनी गोली को रोके रखने के लिए आभारी था क्योंकि कुछ इसी तरह के एक मामले में मेरे एक दोस्त ने एक बहुत ही बढ़िया बाघ को मारने का अपना मौका बर्बाद कर दिया था क्योंकि उसने एक शिकार पर 2 गोलियां चलाई थी जिस पर वह बैठा हुआ था। सौभाग्य से वह एक अच्छा निशानेबाज था और जिन 2 लोगों को उसने शिकार को खोजने और उसके ऊपर मचान लगाने के लिए पहले से भेजा था और जो जब उसने गोली चलाई तो झाड़ी में छिपे हुए शिकार के पास खड़े थे वे चोटिल होने से बच गए। जब कोई बाघ अपने शिकार को खुले में छोड़ देता है जिसे परेशान नहीं किया गया है तो यह माना जा सकता है कि वह गिद्धों और अन्य स्कैवेंजर्स के शिकार की रक्षा करने के लिए पास में ही लेटा हुआ है। और इस तथ्य का कि मैं बाघ को नहीं देख पाया इसका मतलब यह नहीं है कि वह घने जंगल में कहीं पास नहीं लेटा हुआ था। बाघ मक्खियों से परेशान रहते हैं और एक स्थिति में लंबे समय तक पलट नहीं सकते। इसलिए मैंने वहीं रहने और हरकत पर रखने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही मैं इस निर्णय पर पहुंचा मुझे अपने गले में जलन महसूस हुई। मैं अपने लेरिंजाइटिस के हमले से पूरी तरह से उबर नहीं पाया था और जलन तेजी से बढ़ती गई जब तक कि मेरे लिए खांसना जरूरी नहीं हो गया। चर्च या जंगल में इन अवसरों पर इस्तेमाल किए जाने वाले सामान्य तरीके जैसे कि सांस रोकना और जोर से निगलना जब तक कोई जब तक कोई राहत नहीं देते थे, जब तक कि यह खांसी या डकार का मामला नहीं बन जाता। और हताशा में मैंने लंगूर की अलार्म कॉल देकर अपने गले को राहत देने की कोशिश की। ध्वनियों को शब्दों में व्यक्त करना कठिन है और आप में से जो लोग हमारे जंगलों से परिचित नहीं हैं, उनके लिए मैं इस अलार्म कॉल को जो आधे मील तक सुनाई देती है थोड़े थोड़े अंतराल पर बार बार दोहराई जाती है और खो खो करके समाप्त होती है। सभी लंगूर बाघों को नहीं बुलाते हैं लेकिन हमारे पहाड़ों में रहने वाले निश्चित रूप से ऐसा करते हैं। और क्योंकि इस बाघ ने अपने जीवन में संभवतः हर दिन यह कॉल सुनी होगी इसलिए यह एकमात्र ऐसी ध्वनि थी जिसे मैं निकाल सकता था जिस पर वह थोड़ा भी ध्यान नहीं देगा। इस आपात स्थिति में मेरी कॉल बहुत विश्वसनीय नहीं लग रही थी लेकिन इससे मेरे गले की जलन दूर हो गई। उसके बाद आधे घंटे तक मैं चट्टान पर बैठा रहा, हलचल पर नजर रखता रहा और जंगल के लोगों में से समाचार सुनता रहा। और जब मुझे विश्वास हो गया कि बाघ मेरी दृष्टि की सीमा में कहीं नहीं है तो मैं चट्टान से उतर गया और अत्यंत सावधानी से आगे बढ़ते हुए शिकार करने के लिए नीचे गया। मुझे खेद है कि मैं आपको यह नहीं बता पा रहा हूं कि एक पूर्ण विकसित बाघ एक बार में कितना मांस खा सकता है, लेकिन आपको उसकी क्षमता का कुछ अंदाजा तब लगेगा जब मैं आपको बताऊंगा कि वह 2 दिन में एक सांभर और 3 दिन में एक भैंस खा सकता है और संभवतः चौथे दिन के लिए थोड़ा सा भोजन छोड़ सकता है। मैंने जो भैंसा बांधा था वह पूरी तरह से विकसित नहीं था लेकिन वह किसी भी तरह से छोटा जानवर नहीं था। बाघ ने उसका लगभग आधा हिस्सा खा लिया था। उसके अंदर इतने बड़े भोजन के साथ मुझे यकीन था कि वह बहुत दूर नहीं गया था और क्योंकि जमीन अभी भी गीली थी और अगले 1-2 घंटे तक गीली ही रहेगी इसलिए मैंने यह पता लगाने का प्रयास किया, यह फैसला किया कि वह किस दिशा में गया है और यदि संभव हो तो उसका पीछा भी करूं। शिकार के पास पद चिन्हों का भ्रम था लेकिन चौड़े घेरे में चक्कर लगाने पर मुझे जो पगमार्क्स मिलते जो बाघ ने जाते समय बनाए थे। नरम पैरों वाले जानवरों को कठोर पैरों वाले जानवरों की तुलना में ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर भी लंबे वर्षों के अनुभव के बाद ट्रैक करने में उतनी ही कम मेहनत लगती है जितनी एक बंदूकधारी कुत्ते को गंध का पीछा करते समय करनी पड़ती है। चुपचाप और धीरे धीरे छाया की तरफ मैंने ट्रैक का अनुसरण किया, यह जानते हुए कि बाघ पास ही होगा। जब मैं 100 गज की दूरी पर गया तो मैं 20 फुट चौकोर समतल जमीन पर आ गया जिस पर किस किस्म की मोटी मुलायम घास बिछी हुई थी जिसकी जड़ें बहुत खुशबूदार होती हैं। इस घास पर बाघ लेटा हुआ था, उसके शरीर का निशान साफ दिखाई दे रहा था। जब मैं उस निशान को देख रहा था और उस जानवर के आकार का अनुमान लगा रहा था जिसने यह निशान बनाया था तो मैंने देखा कि घास के कुछ पत्ते जो कुचले गए थे
सीधे खड़े हो गए हैं। इससे पता चलता है कि बाघ को गए हुए बस 1 मिनट ही हुआ था। आपको इस बात का अंदाजा तब लगेगा जब मैं आपको बताऊंगा कि बाघ उत्तर से शिकार को नीचे लाया था और जाते समय पश्चिम की ओर चला गया था। और वह चट्टान जिस पर मैं बैठा था, शिकार और वह स्थान जहां मैं खड़ा था, एक ट्रायंगल के बिंदु बनते थे, जिसकी एक भुजा 40 गज और दूसरी 100 गज लंबी थी। घास के तने को देखकर मेरा पहला विचार यह था कि बाघ ने मुझे देख लिया है और चला गया है। लेकिन मुझे जल्दी ही पता चला कि ऐसा होने की संभावना नहीं थी, क्योंकि घास के मैदान से ना तो चट्टान और ना ही शिकार दिखाई दे रहा था, और मुझे पूरा यकीन था कि उसने मुझे नहीं देखा था और मेरे द्वारा उसका पीछा करने के बाद चला गया था। फिर वह अपना आरामदायक बिस्तर छोड़कर क्यों चला गया था? मेरी गर्दन के पीछे चमकते सूरज ने जवाब दिया। अब एक अप्रिय रूप से गर्म मई की सुबह के 9 बजे थे और सूरज और जिस पेड़ की चोटी पर वह आया था, उस पर नजर डालने से पता चला कि वह घास पर 10 मिनट से चमक रहा था। बाघ को यह स्पष्ट रूप से बहुत गर्म लगा था और मेरे आने से कुछ मिनट पहले छायादार जगह की तलाश में चला गया था। मैंने आपको बताया है कि घास का मैदान 20 फीट का था जिस तरफ से मैं आया था। उसके दूर की तरफ एक गिरा हुआ पेड़ था जो उत्तर और दक्षिण की ओर पड़ा था। यह पेड़ लगभग 4 फीट का था। चूंकि यह घास के मैदान के किनारे पड़ा था जिसके बीच में मैं खड़ा था, यह मुझसे 10 फीट दूर था। पेड़ की जड़ का सिरा पहाड़ी पर टिका हुआ था जो यहाँ खड़ी चटाई पर था और झाड़ियों से गिरा हुआ था, और शाखा का सिरा पहाड़ी के ढलान पर बाहर की ओर निकला हुआ था। पेड़ के पीछे पहाड़ी कमोबेश सीधी दिखाई दे रही थी और उसके सामने एक संकरी चट्टान की थी जो 30 गज आगे घने जंगल में गायब हो गई। अगर मेरा अनुमान सही था कि सूरज की वजह से बाघ ने अपना स्थान बदला था, तो उसके लिए पेड़ की छाया से ज्यादा उपयुक्त जगह और कोई नहीं है जहां मैं शरण ले सकता हूं। और इस बिंदु पर खुद को संतुष्ट करने का एकमात्र तरीका पेड़ के पास जाना था और उस पर नजर डालना। यहां पंच में बहुत साल पहले देखी एक तस्वीर याद आ गई। यह तस्वीर एक ऐसे खिलाड़ी की थी जो शेरों का शिकार करने के लिए बाहर गया था, और जब वह ऊपर की ओर जिस चट्टान से गुजर रहा था उस पर नजर डाली तो सीधे अफ्रीका के सबसे विशाल शेर के मुस्कुराते हुए चेहरे पर नजर पड़ी। तस्वीर के नीचे लिखा था, जब आप शेर की तलाश में बाहर जाते हैं तो पूरी तरह से सुनिश्चित कर लें कि आप उसे देखना चाहते हैं। सच है, यह छोटा सा अंतर होगा कि जबकि अफ्रीका में मेरा दोस्त ऊपर देखता था शेर के चेहरे की ओर, मैं नीचे देखता था बाघ के चेहरे की ओर। अन्यथा दोनों मामले, यह मानते हुए कि बाघ पेड़ से दूर की ओर है, बहुत समान होंगे। नरम घास पर एक बार में 1 इंच आगे अपने पैरों को खिसकाते हुए मैं अब पेड़ के पास जाने लगा और लगभग आधी दूरी तय कर चुका था जो मुझे उससे अलग करती थी, जब मेरी नजर चट्टानी किनारे पर लगभग 3 इंच लंबी एक पीली काली वस्तु पर पड़ी, जिसे मैंने देखा तो यह अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जाने वाला खेल का रास्ता था। एक लंबे मिनट तक मैं इस स्थित वस्तु को देखता रहा जब तक मुझे यकीन नहीं हो गया कि यह बाघ की पूंछ का सिरा था। अगर पूंछ मुझसे दूर की ओर इशारा कर रही थी तो सिर स्पष्ट रूप से मेरी ओर होना चाहिए, और क्योंकि किनारा केवल 2 फीट चौड़ा था इसलिए बाघ केवल नीचे झुका हुआ हो सकता है और उस पल का इंतजार कर रहा हो जब मेरा सिर पेड़ के तने पर दिखाई दे। पूंछ की नोक मुझसे 20 फीट दूर थी और झुके हुए बाघ की लंबाई 8 फीट थी जिसका सर 12 फीट दूर था। लेकिन मुझे उसके शरीर को देखने के लिए बहुत करीब जाना होगा ताकि मैं उसे एक घातक शॉट मार सकूं। और अगर मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था तो यह एक बहुत घातक शॉट था। और अब अपने जीवन में पहली बार मुझे बिना कॉक वाली राइफल ले जाने की अपनी आदत पर पछतावा हुआ। मेरी 450/400 की सेफ्टी कैच को फेंकने पर एक बहुत ही स्पष्ट क्लिक आवाज आती थी, और अब कोई भी आवाज करने से या तो बाघ मेरे ऊपर आ जाएगा, उसे सीधे खड़ी पहाड़ी से नीचे गिरा देगा जिससे मुझे गोली लगने की कोई संभावना नहीं होगी। इंच दर इंच मैं फिर से आगे की ओर रेंगने लगा जब तक कि पूरी पूंछ और उसके बाद पिछला हिस्सा दिखाई देने लगा। जब मैंने पिछला हिस्सा देखा तो मैं खुशी से चिल्ला सकता था, क्योंकि वे दिखा रहे थे कि बाघ झुका हुआ नहीं था और उछलने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि लेटा हुआ था। क्योंकि 2 फुट चौड़ी चट्टान पर केवल उसके शरीर के लिए ही जगह थी, तो उसने अपने पिछले पैर फैला रखे थे और उन्हें लगभग सीधी पहाड़ी की सतह पर उग रहे एक ओक के पेड़ की ऊपरी शाखाओं पर टिका रखा था। एक और पैर आगे बढ़ाया और उसका पेट दिखाई देने लगा, और जिस तरह से वह ऊपर नीचे हो रहा था उससे मुझे पता चल गया कि वह सो रहा है। अब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा जब तक कि उसका कंधा और फिर उसकी पूरी लंबाई मेरे नजर में नहीं आ गई। उसके सिर का पिछला हिस्सा घास के मैदान के किनारे पर टिका हुआ था जो गिरे हुए पेड़ से 3 या 4 फीट आगे तक फैला हुआ था। उसकी आंखें तेजी से बंद थी और उसकी नाक आसमान की ओर इशारा कर रही थी।
राइफल की निगाहें उसके माथे पर टिकाते हुए मैंने ट्रिगर दबाया और उस पर स्थिर दबाव बनाए रखते हुए सेफ्टी कैच को ऊपर धकेल दिया। मुझे नहीं पता था कि राइफल से गोली चलाने के सामान्य तरीके को उलटने से क्या होगा, लेकिन यह काम कर गया। उसके पिछले पैर पौधे की ऊपरी शाखाओं पर टिके हुए थे और उसकी नाक अभी भी आसमान की ओर इशारा कर रही थी। जब मैंने पहली गोली के बाद दूसरी और बिल्कुल अनावश्यक गोली चलाई, तब भी उसकी स्थिति में जरा भी बदलाव नहीं आया। केवल एक ही बदलाव ध्यान देने योग्य था कि उसका पेट ऊपर नीचे होना बंद हो गया और उसके माथे पर दो आश्चर्यजनक रूप से छोटे छोटे छेदों से खून टपक रहा था। मुझे नहीं पता कि बाघ की नजदीकी दूसरों पर कैसी प्रतिक्रिया करती है, लेकिन मुझे हमेशा सांस फूलने का एहसास होता है। संभवतः डर और उत्तेजना दोनों के कारण और थोड़ा आराम करने की इच्छा। मैं गिरे हुए पेड़ पर बैठ गया और सिगरेट जलाई, जिस जिसे मैंने उस दिन से मना कर दिया था जब मेरा गला खराब हुआ था, और अपने विचारों को भटकने दिया। कोई भी काम अच्छी तरह से पूरा करने पर संतुष्टि मिलती है, और अभी अभी पूरा किया गया काम कोई भी अपवाद नहीं था। उस स्थान पर मेरी उपस्थिति का कारण आदमखोर का विनाश था, और जब से मैं 2 घंटे पहले सड़क से हटा था, ठीक उसी क्षण तक जब मैंने सुरक्षा कैच को ऊपर धकेला, सब कुछ जिसमें लंगूर की आवाज भी शामिल थी, बिना किसी गलती के सुचारू रूप से चल रहा था। इसमें बहुत संतुष्टि थी, जिस तरह की संतुष्टि की मैं कल्पना करता हूँ। एक लेखक को तब महसूस होनी चाहिए जब वह कथानक का समापन लिखता है, जो चरण दर चरण ठीक उसी तरह सामने आता है जैसा वह चाहता है। हालांकि मेरे मामले में समापन संतोषजनक नहीं था, क्योंकि मैंने उस जानवर को मार दिया था जो मुझसे 5 फीट की दूरी पर सोते हुए पड़ा था। इस मामले में मेरी व्यक्तिगत भावनाएं, मुझे पता था रु- दूसरों के लिए बहुत कम रुचिकर है, लेकिन मुझे लगता है संभवतः आप भी सोच सकते हैं कि यह क्रिकेट नहीं था। और उस मामले में मैं आपके सामने उन तर्कों को रखना चाहूंगा जो मैंने खुद पर इस्तेमाल किए थे, इस उम्मीद में कि आप उन्हें मुझसे ज्यादा संतोषजनक पाएंगे। ये तर्क थे: बाघ एक नरभक्षी था जो जिंदा रहने से बेहतर मरा बेहतर था। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे मारते समय वह जाग रहा था या सो रहा था। और अगर मैं उसके पेट को ऊपर नीचे होते देखकर चला जाता, तो मैं उसके बाद मारे गए सभी इंसानों की मौत के लिए नैतिक रूप से जिम्मेदार होता। आप मानेंगे कि मेरे द्वारा किए गए काम के लिए ये सभी अच्छे और ठोस तर्क हैं, लेकिन अफसोस यह है कि खुद पर पड़ने वाले नतीजों के डर से, या मुझे मिलने वाले एकमात्र मौके को खोने के डर से, या संभवतः दोनों के संयोजन से, मैंने सोते हुए जानवर को नहीं जगाया और उसे खेलने का मौका नहीं दिया। बाघ मर चुका था, और अगर मेरी ट्रॉफी को नीचे घाटी में गिरने और बर्बाद होने से बचना था, तो उसे यथाशीघ्र कम देरी से सड़क के किनारे से उतारना उचित था। राइफल को, जिसका मुझे अब कोई उपयोग नहीं था, गिरे हुए पेड़ के सहारे टिकाकर मैं सड़क पर चढ़ गया और खेती की जमीन के पास कोने पर पहुंचकर मैंने अपने हाथों को कप के आकार में बनाया और पहाड़ियों और घाटियों पर गूंजती हुई कोयल की आवाज निकाली। मुझे दोबारा आवाज लगाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि मेरे आदमियों ने पहली भैंस की देखभाल करने के बाद लौटते समय मेरी 2 गोलियां सुनी थी, और वे झोपड़ी में वापस भागे थे ताकि आवाज लगाने की दूरी पर जितने भी गांव वाले थे उन्हें इकट्ठा कर सकें। अब मेरी आवाज सुनते ही पूरी भीड़ सड़क पर भागती हुई मेरे पास आई। जब मजबूत रस्सियां और कुल्हाड़ी मंगवाई गई, तो मैं भीड़ को अपने साथ ले गया, और रस्सियों को बाग के चारों ओर बांधने के बाद मैंने उसे आधे हाथ से उठाया और आधे हाथ से घसीटते हुए उसे चट्टान से नीचे और गिरे हुए पेड़ के ऊपर से घास के मैदान में ले गया। यहां मैं उसकी खाल उतार लेता, लेकिन गांव वालों ने मुझसे ऐसा ना करने की विनती की। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें अपनी आंखों से बाघ को देखने का मौका नहीं मिला, और वे यह सोचकर संतुष्ट नहीं हुए कि वह नरबख्शी, जिसके डर से वे इतने सालों से जी रहे थे, जिसने पूरे जिले में आतंक का राज स्थापित कर रखा था, सचमुच मर चुका है, तो कार्तक, नौला और आसपास के गांवों की महिलाएं और बच्चे बहुत निराश होंगे। जब बाघ को झोपड़ी में वापस ले जाने में मदद करने के लिए कुछ पौधे काटे जा रहे थे, मैंने देखा कि कुछ लोग बाघ के अंगों पर हाथ फेर रहे थे, और मुझे पता था कि वे खुद को संतुष्ट कर रहे थे कि उनका दावा कि बाघ को कोई पुराना या अपंग करने वाला घाव नहीं था, सही था। झोपड़ी में बाघ को एक बड़े पेड़ की छाया में रखा गया, और गांव वालों ने बताया कि यह 2 बजे तक उनके लिए उपलब्ध था। इससे ज्यादा समय मैं उनको नहीं दे सकता था, क्योंकि बहुत गर्मी थी और बाल फिसलने और त्वचा खराब होने का डर था। मैंने खुद बाघ को ध्यान से नहीं देखा था, लेकिन दोपहर 2 बजे जब मैंने उसे खाल उतारने के लिए पीठ के बल लिटाया, तो मैंने देखा कि उसके बाएं अगले पैर के अंदरूनी हिस्से से ज्यादातर बाल गायब थे और त्वचा में कई छोटे छोटे छेद थे।
जिनमें से पीला तरल पदार्थ निकल रहा था। मैंने इन छेदों पर ध्यान नहीं दिया और पैर की खाल उतारने का काम छोड़ दिया, जो बाएं पैर की तुलना में काफी पतला था। जब पशु के बाकी अंगों से त्वचा हटा दी गई, मैंने छाती से लेकर सड़े हुए बाएं पैर के तलवे तक एक लंबा चीरा लगाया और जैसे ही मैंने त्वचा को हटाया, मांस से एक के बाद एक साही के कांटे निकले, जिन्हें आसपास खड़े लोगों ने एक सुवेनियर के रूप में उत्सुकता से पकड़ लिया। इनमें से सबसे लंबे कांटे लगभग 5 इंच के थे और उनकी कुल संख्या 25 से 30 के बीच थी। बाघ की छाती से लेकर पैर के तलवे तक यह त्वचा के नीचे का मांस साबुन बना था और गहरे पीले रंग का था। यह बेचारे जानवर के चलने पर कराहने के लिए पर्याप्त कारण था और उसके आदमखोर बनने और बने रहने के लिए पर्याप्त कारण था, क्योंकि साही के कांटे मांस में कितने भी लंबे क्यों ना हो, वे नहीं घुलते। मैंने जिन आदमखोर बाघों को गोली मारी है, उनमें से संभवतः मैंने साही के 200 कांटे निकाले हैं। इनमें से कई कांटे 9 इंच से अधिक लंबे और पेंसिल जितने मोटे थे। अधिकांश कठोर मांसपेशियों में धसे हुए थे, कुछ हड्डियों के बीच मजबूती से फंसे हुए थे और सभी त्वचा के नीचे से टूटकर छोटे हो गए थे। निसंदेह बाघों ने भोजन के लिए शाही को मारते समय कातिल हासिल किए, लेकिन सवाल उठता है, जिसके लिए मुझे खेद है कि मैं कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पा रहा हूं, कि बाघों की बुद्धि और चपलता वाले जानवर इतने लापरवाह क्यों होते हैं कि कांटों को अपने अंदर गहराई तक ठूस लेते हैं, या उनकी चाल इतनी धीमी क्यों होती है कि शाही, जिसका बचाव करने का एकमात्र तरीका पीछे की ओर चलना है, को ऐसा करने की अनुमति दे देते हैं। और इसके अलावा कांटों को छोटा क्यों तोड़ा जाना चाहिए था, क्योंकि शाही के कांटे भंगुर नहीं होते हैं। तेंदुए शाही के प्रति उतने ही पक्षपाती होते हैं जितने हमारे पहाड़ी बाघ हैं, और बाघ तेंदुओं की तरह शिकार करने के लिए वही सुरक्षित और स्पष्ट तरीका क्यों नहीं अपनाते, और इस तरह खुद को चोट लगने से क्यों नहीं बचाते। यह मेरे लिए एक रहस्य है। उन्हें इतना लापरवाह होना चाहिए था कि वे अपने कांटों को अपने अंदर गहराई तक घुसा लें, या अपनी चाल में इतने धीमे हो जाएं कि शाही, जिनका बचाव करने का एकमात्र तरीका पीछे की ओर चलना है, ऐसा कर सकें। और इसके अलावा कांटों को छोटा क्यों तोड़ा जाना चाहिए था, क्योंकि शाही के कांटे भंगुर नहीं होते। तेंदुए शाही के प्रति उतने ही पक्षपाती होते हैं जितने हमारे पहाड़ी भाग। यह मेरे लिए एक रहस्य है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग गाइस। ये आज तक की कहानी इतनी ही। जल्दी आएंगे अगले आपके पास एक कहानी लेके, और कॉर्बेट की ऐसी ही आपके पास और कहानियां लेकर जल्दी वापस आएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय बाय।